नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिवाव टीचिंग अकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर 2 है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो साथियों, पहला ही दिन है और पहला ही सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट वीडियो है इसकी। और सोचेंगे कि फर्स्ट वीडियो में ही इसे पूरा खत्म कर दें एक बार में ही। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये आपका एक तरह से नींव है, क्योंकि एक दीवार जब खड़ी होती है तो नींव की आवश्यकता पड़ती है। तो नींव है वही, और अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो दीवार गिर जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह समझेंगे। सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं, चलते हैं। कटवा दी वीडियो। ठीक है, तो समझेंगे पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तखत, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हैं जिनमें भार होता है। क्या? तखत, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि, इनमें आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं। क्या? जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है। किसके द्वारा? जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिसको हम छूकर आभास कर सकते हैं, छूकर देख सकते हैं। जैसे ये बोतल है, इसे मैं छू सकता हूँ आसानी से। तो क्या ये पदार्थ है, ये स्थान घेरती है। ठीक है, और इसे हम अपनी नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं और इसका आभास कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, या अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा देख सकते हैं, अपने हाथों द्वारा छू सकते हैं, आंखों के द्वारा देख सकते हैं। उसे ही पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। क्या? प्रत्येक जो पदार्थ है स्थान घेरता है। जैसे क्या? कार है, स्थान घेरती है। बस है, स्थान घेरती है। तखत, कुर्सी, मेज, जितनी भी वस्तुएं आप देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों के द्वारा, वो सभी पदार्थ हैं। ठीक है, क्या? स्थान घेरती है तथा उसमें भार होता है, उसमें वजन होता है। क्या होता है? उसमें वजन होता है। जैसे बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी है, खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु से अन्य कई पदार्थ बने हो सकते हैं। जैसे जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है, उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हमें कार बनानी है, तो कार के लिए क्या हम साइकिल के पहिए का इंतजाम करेंगे, या कार में जो पहिए लगाए होते हैं उसमें कार के पहिए की जगह साइकिल के पहिए लगा सकते हैं, या मोटरसाइकिल के पहिए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो जिस वस्तु को हम बनाते हैं तो उसी के अनुसार पदार्थ को चुनते हैं कि ये हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है ना? जैसे कुर्सी बना रहे हैं, क्या कुर्सी में हम रेलगाड़ी का पहिया लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। सिर्फ कुर्सी में पाए तो लगा सकते हैं, तो वो पाए हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, ऐसे इसमें दे रखा है कि हमें वस्तु बनानी होती है, उसी के अनुसार हम पदार्थ को चुनते हैं। जैसे हमें कार बनानी है तो कार के पहिए को ही चुनेंगे, कार के इंजन को ही चुनेंगे। ठीक है, जैसे गिलास है, कांच है, अथवा स्टील धातु के बनाए जा सकते हैं। जैसे गिलास है, स्टील के धातु के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कांच के बनाए जा सकते हैं। जैसा हमें गिलास की आवश्यकता है, जैसे ये मेरे पास बीकर है। ठीक है, अब बीकर को क्या मैं लोहे से बना सकता हूँ? नहीं। तो बीकर को बनाने के लिए हमें कांच की आवश्यकता पड़ेगी, तो कांच से बनाएंगे। ठीक है, अब ये चम्मच है, जैसे चम्मच है, और चम्मच को बनाने के लिए चम्मच लकड़ी से भी बनाई जा रही है, चाट खाने वाली, और चम्मच स्टील से भी बनाई जा रही है। ठीक है, और चम्मच कांच से भी बनाई जा रही है। तो जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसी को हम चुनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या समझा आपने? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह जो स्थान घेरता है, जिसके ज्ञानेंद्रिय द्वारा आभास किया जा सकता है या उसे महसूस किया जा सकता है। कैसे? जिसे छुआ जा सकता है, जिसे नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। उसमें वजन होता है। ठीक है साथी, चलते हैं। पदार्थ को वर्गीकरण किस किस प्रकार करते हैं, या पदार्थों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप अपने आस पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। कैसे? जैसे ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब देख रहे हैं आप, क्या ये स्टूल की तरह है? ये स्टूल है, इससे अलग है ना। ये मोबाइल फोन देख रहे हैं, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, इससे अलग है ना। है, ये मोबाइल फोन देख रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, इससे अलग है ना। है, समझे? ये बर्तन देख रहे हैं, ये पंखे से अलग है ना। है, ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, क्या हेलीकॉप्टर साइकिल की तरह कार्य कर सकता है, या साइकिल हेलीकॉप्टर की तरह कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कैसे? अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। अपने अपने गुण हैं इनमें, अपने उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इन वस्तुओं को अलग अलग होते हुए भी इनमें कोई समानता दिखाई देती है। क्या? इनमें कोई समानता दिखाई देती है अलग अलग होने पर। अब जैसे साइकिल है, साइकिल से भी हम यात्रा करते हैं और हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं।
समानता तो है, लेकिन कार्य क्या है, कार्य क्या है, अलग अलग है। कैसे, इससे उड़ के जाते हैं, इसे हम चला के जाते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, यात्रा करते हैं। कैसे यात्रा करते हैं, क्या कोई भी समानता दिखाई देती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। क्या, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसके आधार पर, इसके रंग, आकार, बनावट के आधार पर। बल्ब है, अब बल्ब आपने देखा, ठीक है, देखा, अरे कि यार ये तो बल्ब है, बनावट के और आकार के आधार पर तो देखा आपने। कैसे, बनावट के आधार पर और आकार के आधार पर तो देखा। साइकिल है, आपने देखते बता दी तो साइकिल है, किसके आधार पर, इसके आकार, आकृति के आधार पर तो बता दी। आपने देखा हुआ है कि साइकिल है, हाँ तो साइकिल है। आपने हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा होगा, तुरंत बता देंगे। हवाई जहाज, एक तो हवाई जहाज उड़ता है, एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, ये चॉपर, जिसे क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर के लिए चॉपर, क्या बोलते हैं, इसे प्यारे साथी चॉपर बोलते हैं। ठीक है, अब आप तुरंत दिखा देंगे यार ये तो एरोप्लेन है, ये उड़ रही है। और इसे देखते हैं, बता देंगे यार ये हवाई जहाज है। क्या, साइज के आकार पर, बनावट के आकार पर, रंग के आकार पर ही तो बता सकते हैं। ठीक है, रंग के आधार पर, जैसे ये ब्लैक है, ठीक है, या ये ग्लास है, अलग अलग कलर है, अलग अलग बनावट है, तुरंत आपने देख के बता दी। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे आप ये लेंगे, ये बीकर है और ये गिलास है, दोनों की बनावट अलग अलग है ना। आपने इसे बीकर ही क्यों बोला और इसे गिलास ही क्यों बोला, क्योंकि इसके आकार अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। इसका कार्य है प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए उपयोग की जाती है, इसका कार्य क्या है, पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनका कार्य भी अलग है और आकार भी अलग है। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। बना, वहीं पीछे पहुंचा यार, है तुम्हारी मट्टी कटवा दी तने, ऐसा ना। ठीक है, चलते साथी, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रंग के उपयोग के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। कैसे, क्या कह रहा है ये, जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, क्या, विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं। ठीक है, अब अलग अलग समूह में, यात्रा करने के लिए साइकिल भी प्रयोग की जाती है, यात्रा करने के लिए हवाई जहाज भी, लेकिन अलग अलग समूह। ये हवाई यात्रा के लिए है, ये सड़क यात्रा के लिए। ठीक है, इसके लिए सड़क यात्रा के लिए, समझे। ये बैलगाड़ी है, ये भी सड़क यात्रा के लिए है। ये वजन वगैरह ढोने के लिए है, चारा वगैरह ढोने के लिए है। ठीक है, समझे। एसी है और पंखा है, एसी क्या है, एसी अलग है, पंखा अलग है। ठीक है, समूह रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं का उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। किसको, आगे शब्द वर्गीकरण कहते हैं, किसको, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया जो है उसी को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। किसके आधार पर, पदार्थ की बाह्य संरचना, बाह्य संरचना मतलब, अब ये बोतल है, अब ये बोतल बाह्य रूप से इसे हम भौतिक वर्गीकरण बोलेंगे। किसका, भौतिक वर्गीकरण, बाह्य संरचना है जो बाहर बाहर की संरचना है, इसके आधार पर इसे भौतिक वर्गीकरण बोलेंगे। ठीक है, और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। जो इसकी अंदर की संरचना है उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण, क्या बोलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो आपने समझा कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमें समूह के आधार पर, आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा ध्यान रख। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। आपने नारियल का तेल देखा होगा, आपने देखा होगा नारियल का तेल, जो तेल होता है, नारियल से तेल जो निकलता है, जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है। देखा होगा, जब नारियल का तेल जब लेकर आएंगे आप सर्दियों में, तो आपने जमा हुआ आएगा, सर्दियों में लेकर आएंगे तो जब साथी वो जमा हुआ आएगा तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सर में डालने के लिए, अगर कुछ लोग सर में डालते हैं उस तेल के लिए, तो सर में डालने के लिए जब आपने गर्म किया वो तेल, तो ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ गया। जैसे ही आपने सर में डाला 10 मिनट बाद देखेंगे कि वो जम जाएगा, आपके बालों में सफेद सफेद दिखने लगेगा, या आप बर्तन में करके रख दें उसे तो तुरंत जम जाता है। ठीक है, तो उसके रूप में जम जाता है। वहीं गर्मी में तरल द्रव रूप में हो जाता है। क्या, जब उसे गर्म करेंगे तरल के रूप में हो जाता है, और ठंडों में जम जाता है, ठोस के रूप में हो जाता है। मोम ठोस के रूप में गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब मोम कैसे होती है, ठोस के रूप में होती है, लेकिन गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। इसी प्रकार प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्था होती है।
एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। तो क्या होती है ठोस, द्रव, गैस, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये आपका बेस है, बेस क्लियर करते चलें प्यारे साथी, ठीक है, जल्दबाजी में ना रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो सबसे पहले समझेंगे ठोस होता क्या है, ठीक है। ये ठोस, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। कैसे, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या, जो ठोस होता है उसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। जैसे ठोस होता है उसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, ठीक है, और इसमें भेने का गुण नहीं पाया जाता, और उसके जो कण होते हैं पास पास होते हैं। ठोस कैसे होता है, इस टाइप से कार्य करता है, ये बिल्कुल इसके सटे हुए कण होते हैं, ठीक है, समझे, सटे हुए कण होते हैं, कैसे सटे हुए, इस तरह से कार्य करता है, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, और इसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ईंट है, समझे, ये ठोस है, इसके जो कण है पास पास है, और ना ही इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कैसे, आकार एवं आयतन इसके दोनों निश्चित हैं, ठीक है प्यारे साथी, इसके आकार व आयतन दोनों निश्चित हैं, और ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। और ठोस कार्य कैसे करते हैं, इसके कण कैसे जुड़े होते हैं, इसके कण इस टाइप से जुड़े होते हैं, इस टाइप से कार्य करते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, इस प्रकार से ठोस के। अब चलते हैं प्यारे साथी गैस, तो द्रव, पहले पढ़ेंगे द्रव, उसका गैस। तो द्रव, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे दूर दूर होते हैं। देखो ठोस के जो थे बिल्कुल नजदीक नजदीक थे, ठीक है, और द्रव के कितने दूर है, देखो ये स्पेस है ना, है, ठीक है साथी, प्यारे साथी। कैसे, ठोस के तो नजदीक होते हैं बिल्कुल, कैसे, ठोस के जो होते हैं इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से कार्य करते हैं, लेकिन जो द्रव के होते हैं वो इस टाइप से इतनी दूर पर कार्य करते हैं, हल्के से दूर, ज्यादा नहीं, हल्के से दूर। ठोस के कैसे थे, इस टाइप से थे, लेकिन द्रव के कैसे है, इस टाइप से कार्य करते हैं, ठीक है, देखेंगे। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। कैसा, इनमें आपसी आकर्षण आकर्षण बल ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। जैसे ठोस का आकर्षण बल जो था वो इस टाइप से था, लेकिन द्रव कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कार्य करती है इस टाइप से, समझे। जैसे आकर्षण बल जो होता है वो इस तरह से कार्य करेगा, ठीक है, दूर दूर। और ठोस का कैसा था, पास था, जैसे इसमें ये द्रव है, द्रव के दूर दूर है, ठोस का पास पास था, ठीक है। इन्हें एक साथ बांधे रखता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है, जैसे ठोस का जो होता है वो इस तरह से बांध रखता है, इस तरह से कार्य करते हैं, लेकिन द्रव का कितना होता है, इतनी दूर होता है, लेकिन वो बांध रखता है, ठीक है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। क्या, इनकी जो आकृति होती है वो तो आकृति निश्चित होती है, किंतु कणों एक सीमा बंधे होते हैं, कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। इनकी जो आकृति होती है वो तो अनिश्चित होती है। कैसी, आकृति तो अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। कैसा, जैसे ठोस का जो मैंने दिखाई थी आपके लिए ईंट, उसका आकार में आकृति या आकार में आयतन तो निश्चित है, ठीक है, ना ही इसमें बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव में बहने का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। कैसा, द्रव में जो है बहने का गुण भी पाया जाता है, द्रव में बहने का गुण भी पाया जाता है, और इसकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे, इसकी आकृति जो है अनिश्चित होती है, ठीक है, आकृति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, और आयतन निश्चित रहता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के साथ पढ़ते चलेंगे, आपको समझना जरूरी है ना। जैसे इस समय बोतल में जो पानी है वो किस शेप में है, बोतल में, बोतल के रूप में है, जैसे ये बोतल है। जैसे इस पानी को इस बीकर में करूंगा, देखो, ठीक है प्यारे साथी, इस बीकर को इसमें मैं किया, मैंने पानी में किया, वो पानी को बीकर में किया, तो इसने अपनी आकृति बदल ली, बदल ली, आकृति बदल ली तत्काल। अब इसी पानी को जब मैं गिलास में करूंगा तो गिलास की आकृति ले लेगा, इसी पानी को मैं बेला में करूंगा, थाली में करूंगा तो थाली की आकृति ले लेगा। तो इसकी आकृति तो अनिश्चित होती है लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। कैसा, आयतन निश्चित रहता है, समझे। कैसे, अब मैं इसी पानी को दोबारा इसमें बोतल में करता हूँ, जैसे अब अब बोतल की आकृति ले ली इस पानी ने, पहले किसकी थी, बीकर की आकृति थी, ठीक है, किसकी, बीकर की आकृति थी। जैसे ही बीकर में डालूंगा दोबारा पानी, ठीक है, पानी द्रव होता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, देखो, ठीक है, बह रहा है, इसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। अब इस पानी को, पानी ने जो है पहले बोतल में था तो बोतल की आकृति थी, अब ये बीकर में आ गया तो बीकर की आकृति में, तो क्या, द्रव जो है आकृति बदल लेता है लेकिन आयतन नहीं बदलता, उनका आयतन जो है निश्चित रहता है, ठीक है, समझे। अब देखो बोतल में कर लिया तो बोतल की आकृति हो गया,
विद प्रैक्टिकल पढ़ते चलेंगे, जो आपको समझना जरूरी है साथी, समझे, आपको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसे, अब दोबारा पढ़ेंगे कि ठोस इस तरह से बंधा हुआ था, द्रव इस तरह से कार्य कर रहा था। कैसे, ठोस इस तरह से बंध के कार्य कर रहा था, इसके जो अणु थे पास पास थे, द्रव के थोड़े दूर थे, तो इस तरह से कार्य कर रहा था। कैसे, इस तरह से कार्य कर रहा था। अब चलते हैं गैस की तरफ। ठीक है, घर में जलती हुई अगरबत्ती तो देखी होगी, अभी मैं दिखाता हूँ आपके लिए अगरबत्ती जलाकर। ठीक है, आपने घर में जलती हुई अगरबत्ती तो देखी होगी, इसमें काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। इसका जो धुएं का बनावट है और आयतन है, मतलब आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट ले लेते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट ले लेते हैं। जैसे कमरे में आपने धूपबत्ती जला दी, तो कमरे की बनावट ले लेंगे ये साथी, समझे, कैसी, कमरे की बनावट ले लेंगे। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। अब ये धुआं निकल रहा है, देखो इसमें से, अब ये कमरे में छोड़ जा रहा है। अब मैं इस धुएं को बीकर में ले लूंगा, देखो, अब क्या, ये इस धुएं ने बीकर की आकृति ले ली। कैसी, ये धुएं ने बीकर की आकृति ले ली। मतलब जिस तरह, जिस भी पदार्थ में, जिस बर्तन में या जिस भी जगह में चले जाऊंगा उसी की आकृति ले लेते हैं। ठीक है प्यारे साथी, जैसे अब ये ढक्कन है, इस ढक्कन में कर दिया मैंने धुआं, तो ये ढक्कन की आकृति ले लेगा। तो इसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। कैसा, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। अब ये कमरे में चल रही है धूपबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती, ये कमरे में चल रही है, तो कमरे का आयत रूप ले लेगी। कैसे, इसमें ये दे रखा है, देखो, ठीक है, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा, जल रही है, देखो, ठीक है, इसमें काले भूरे रंग का धुआं निकल रहा है, और इसमें भी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी का बनावट ले लेते हैं। मैंने जो आपको दिखाया था, देखो दोबारा दिखाता हूँ, जिस जगह पर रखे जाते हैं उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। देखो, ले लिया, अभी बीकर में रख दिया, अब बीकर का आयतन और आकार दोनों इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, इसी का आकार और आयतन ले लेंगे। तो कैसे, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति व आयतन ले लेते हैं। इसी अवस्था को गैस कहते हैं। इसी अवस्था को गैस कहते हैं, समझे, इसी अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। कैसे, जो इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और इनमें आकर्षण बल बहुत ही ना के समान होता है। कैसे, बहुत ही ना के समान आकर्षण बल होता है। ठीक है, कैसा, बहुत ही ना के समान आकर्षण बल होता है। और कार्य कैसे करते हैं, इस टाइप से कार्य करते हैं, समझे, दूर दूर होता है और इस तरह से कार्य करते हैं प्यारे साथी। ठीक है, ठोस के कैसे कर रहे थे, एक बार खुद आकृति बना के देखें, पहले इस तरह से याद रख लें। ठीक है, एक तरह से ठोस के कैसे थे, ऐसे कार्य करते थे ठोस के। तो ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और ठोस के इस तरह से कार्य कर रहे थे। द्रव के दूर दूर थे, थोड़े हल्के से, ठोस से थोड़े दूर दूर थे। ठीक है, ठोस में आकृति व आयतन निश्चित थे, द्रव में आकृति अनिश्चित थी लेकिन आयतन निश्चित था। कैसा, द्रव में आकृति तो अनिश्चित थी, मतलब कैसे, आकृति तो बदल जाती है लेकिन आयतन नहीं बदलता। आकृति अनिश्चित थी और आयतन निश्चित था। ठीक है, अब गैस में आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित है। कैसे, आकृति व आयतन दोनों ही अनिश्चित है और इस तरह से कार्य करते हैं प्यारे साथी। कैसे, इस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, गैस के, समझे, गैस के इस तरह से कार्य करते हैं, समझना जरूरी है। मैंने प्रैक्टिकल के साथ सिखाया है, और एक बार घर पे प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, अगरबत्ती जला के देखें और कमरे में लेके घूमते रहे उसे, देखें कि जिस भी जगह उसे लेके जाएंगे वैसा ही रूप ले लेगी, समझे। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूँ, आपके लिए भी इतनी मेहनत चल रही है प्यारे साथी, समझे। चलते हैं नेक्स्ट प्यारे साथी, आपने ठोस समझ लिया, द्रव समझ लिया, गैस समझ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कैसे, जल में घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है, पहले ठोस के आधार पर, फिर द्रव के आधार पर, गैस के आधार पर वर्गीकरण किया पदार्थों का। अब करेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, तो हम पदार्थों को पढ़ रहे हैं, पदार्थ को वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कैसे, कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा साथ ही, क्योंकि आपका समझना जरूरी है, आपके लिए ही सिर्फ प्रैक्टिकल लेकर आया हूं मैं। कैसे, कांच के अलग अलग गिलासों में पहले पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं कि नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता। किसी द्रव जैसे पानी में घुलते, जैसे किसी द्रव में पानी वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या, द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या, समझ लेना, जल में घुलनशील
वाले पदार्थों को, जल में घुलनशील वाले पदार्थों को विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या? जल में घुलनशील वाले पदार्थों को विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या? जो जल में घुल जाते हैं वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं, और जो जल में नहीं घुलते उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। प्यारे साथी, क्या? अविलेय पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील होते हैं परंतु दूसरे में अघुलनशील। जैसे नमक में पानी घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। जब नमक में पानी मिलाएंगे प्यारे साथी तो घुलेगा नहीं, क्या? वो घुल जाएगा। लेकिन मिट्टी का तेल मिलाएंगे नहीं घुलेगा। प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा, टेंशन ना लें आप। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। आप करते हैं अपना प्रैक्टिकल, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या बोला उसने? कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत और शक्कर और चाक पाउडर लकड़ी के बराबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। तो नमक लेंगे साथी, नमक ये रहा, ठीक है। उसके बाद शक्कर ये रहा, और लकड़ी का बुरादा मैं बीकर में कर लेता हूँ, ठीक है। बीकर में ले लिया, लकड़ी का बुरादा ये रहा, ठीक है, ले लिया। और लकड़ी का बुरादा ले लिया, और प्यारे साथी चीनी, नमक और लकड़ी का बुरादा ले लिया। और चाक पाउडर भी मैं पर्सनली में लूंगा। मेरे हेल्प के लिए मेरा साथी है अतुल, मैं उन्हें बुला लूंगा। तो अतुल थोड़ी हेल्प कराएं प्रैक्टिकल में। ये चॉक पाउडर मैं पर्सनली में ले ली, क्योंकि मेरे पास अभी गिलास पूरे उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि स्टूडियो में था मैं, तो हमने 2 गिलास ले रखे हैं सिर्फ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं साथी। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले पर्सनली में पानी डाल लेता हूं मैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली में पानी डाल लिया, अब इसे मिला लेंगे। गिलास की पूरी व्यवस्था नहीं थी तो इस चक्कर में पर्सनली में मिला लिया पानी, ठीक है। अब बीकर में लेंगे पानी, ठीक है साथी। बीकर में पानी ले लिया, मैं ऊपर उठाऊंगा, अभी टेबल पर रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने पानी ले लिया है आधा आधा, क्या? और सावधानी से हिलाएं। अब देखो, इसे तो मैंने हिला दिया। अब अतुल थोड़ी हेल्प कराएं मेरे पास आके, पकड़े, पहले इसे हिलाता हूँ मैं, ठीक है। ये तो सोडा वाटर लग गया, थोड़ा ही नमक है उसमें। आप ही घर पे एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। ये नमक भी मिला दिया, देखिए नमक है ऊपर, कोई नहीं। और चीनी भी मिला दी। देखिएगा आप कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। अब क्या करते हैं, अब लकड़ी की मिला लेते हैं अच्छे से। ये हमारे अखिलेश सर आपके लिए साइंस ऐसी पढ़ा देंगे कि साथ ही आप याद करेंगे, ठीक है। अब मिला लिया, अब चीनी भी मिला ली। अब देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। नमक, शक्कर और चॉक पाउडर पानी में घुल जाते हैं। देखा आपने, नमक साथ ही इसमें है, क्या? नमक। ये नमक आपको पानी में घुलता हुआ देख लिया आपने, क्या देखा? पानी में घुल गया, नमक खुल गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। देखिए चाक पाउडर प्रखनली में घुल गया, समझे कैसे? चाक पाउडर भी घुल गया, नमक भी घुल गया, ठीक है। इसे इसमें ले लेते हैं। और ये चीनी, चीनी थोड़ा टाइम लगता है घुलने में, क्योंकि कड़ होते हैं ना उसके। आपके सामने घुमा रहा हूँ उसे, चीनी भी इसमें घुल चुकी है। देखो नमक, चॉक पाउडर किसमें? परगनली में, चला चाक पाउडर है टेस्ट ट्यूब में, और गिलास में नमक है, चीनी किसमें है? इस गिलास में। अब तीनों घुल चुके हैं, लेकिन क्या देखा आपने, लकड़ी का जो बुरादा है, आप कितना भी घुमा लें इसे, ये इसमें नहीं घुलेगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब लमसम 20-25 मिनट के लिए इसे आप रख दें, रखने के बाद देखेंगे कि बुरादा जो है नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। क्या? बुरादा नीचे बैठ जाएगा।
कैसे? बुरादा जो है नीचे बैठ जाएगा। तो क्या बता रहा है इसमें, पढ़ेंगे, बुरादा पानी में नहीं घुलता। कैसे? जब लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता, ठीक है, क्या कहेंगे, जब लकड़ी का जो बुरादा है, देखो इसमें बैठता जा रहा है नीचे के लिए, लकड़ी का बुरादा मैंने घोला था। कैसे? देखो अभी तुरंत तत्काल ही दिखा देता हूँ आपके लिए। ये घुमा दिया मैंने, देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया लकड़ी का बुरादा, हो गया नहीं हो गया? अब 1 मिनट ऐसे ही रखें, उसके बाद देखना धीरे धीरे करके ये बैठता चला जाएगा। कैसे? ये बैठता चला जाएगा धीरे धीरे करके। मैंने पानी कम लिया है, बुरादा ज्यादा लिया है। देखो धीरे धीरे पानी सफेद होता जा रहा है और बुरादा नीचे बैठता जा रहा है, ठीक है। तो क्या, चीनी भी आपकी जल में घुल गई, इसमें चीनी भी आपकी जल में घुल गई, आपकी चौक भी जल में घुल गई, ठीक है। क्या, ये भी विलय पदार्थ है, जल में विलय पदार्थ, ठीक है। और ये भी जल में विलय पदार्थ है, चौक भी जल में घुल गई। और आपका नमक भी जल में घुल गया साथ ही। क्या, आपका नमक था वो भी जल में घुल गया, लेकिन आपका जो लकड़ी का जो बुरादा था वो जल में नहीं घुला, देखो बैठ गया नीचे, लकड़ी का बुरादा पूरा नीचे पहुंच गया, समझे? क्या, लकड़ी का जो बुरादा नीचे पहुंच गया पूरा। आगे बढ़ेंगे तो क्या, लकड़ी का आप पढ़ेंगे, कहते हैं इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील, जो पानी में नहीं घुला उसे बोलेंगे अघुलनशील पदार्थ, और जो पानी में घुल गया उसे बोलेंगे घुलनशील पदार्थ। क्या, जो पानी में नहीं घुला जैसे लकड़ी का बुरादा अघुलनशील पदार्थ है। कैसे? जैसे पानी में ये नहीं घुला तो ये अघुलनशील पदार्थ है, और जो पानी में घुल गया, ये पानी में घुल गया घुलनशील पदार्थ है। यही पढ़ रहे हैं, जो पानी में घुल गया वो घुलनशील है, और जो पानी में नहीं घुला वो अघुलनशील पदार्थ है, अविलेय पदार्थ है, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में घुलनशील परंतु एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी का तेल अघुलनशील है। साथ ही मिट्टी के तेल की जगह मैं लेकर आया सरसों का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल तो था नहीं मेरे पास। ये एक बार इसे फेंक देना, मैं इसे फेंक दो बाहर के लिए। 1 सेकंड साथी, वेट करेंगे ना, पानी से फेंकवा दे रहा हूँ। मिट्टी का तेल सॉरी सरसों का तेल लेकर आया हूँ मैं इसमें घर से, क्योंकि स्टूडियो में तो भाई घर पे स्टूडियो नहीं है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, प्यारे साथी देखो इसमें ले लिया। जब मैं इसे तेल को इसमें डाला, देखो देखो पास में नजदीक कर दे रहा हूँ तुम्हारे, जब इसमें डाला मैंने तुरंत तत्काल ऊपर आ गया। कैसे? तत्काल ऊपर आ गया, आगे नहीं आ गया। अब इसे मैं ना घुमा, इस तरह से भी घुमाऊंगा ना, देखो तुरंत तेल ऊपर आ गया, घुला क्या? नहीं घुला, देखा साथी, नहीं घुला ना। लो एक बार और घुमा के दिखा देता हूँ, थोड़ी देर तक आप कहेंगे थोड़ी देर तक घुमा दो बड़े भैया, थोड़ी देर तक घुमा दिया, ठीक है। ऊपर आ गया पूरा तेल, नीचे पानी पानी आप देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे होंगे पानी पानी। क्या बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। मिट्टी का तेल लीजिएगा, मैं सरसों का तेल ले लिया है, लेकिन वो भी अघुलनशील है, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, अघुलनशील है, ठीक है, अघुलनशील है, देखो, ठीक है। मिट्टी का सरसों का तेल ऊपर आ गया है, पानी नीचे रह गया, ठीक है। इस प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे जो जल में घुलनशील है, ठीक है, तो जो जल में घुल सकता है घुलनशील पदार्थ, जो जल में नहीं घुलेगा अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। जो कुछ ऐसे होते हैं जल में घुल नहीं सकते, जैसे मिट्टी का तेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जल के सापेक्ष भार के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम। जल के सापेक्ष जो भार है उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल की। सरसों का तेल तैरता है, जल से हल्की है, ठीक है। ये सरसों का तेल देखो मैं कर भी रखा है मैंने साथ में, सरसों का तेल जल से हल्का होता है और ऊपर तैर भी रहा है। कितना भी चला लूं उसे मैं, कितना भी चला लूं, लो कितना भी चला लूं ऊपर आ गया, ठीक है। सरसों का तेल तैरता है, तैर रहा है, तैर रहा। मोम तैरता है, मोम तो मेरे पास है नहीं है इस समय, मैं प्रैक्टिकल दिखा था। लोहे की कील डूबती है, जल से भारी है। क्या, लोहे की कील डूबती है, जल से भारी है। कांच की गोली डूबती है, जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, जल से हल्का है, ठीक है। आपने देखा होगा जहाज, उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जहाज पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है, वो तो इतना भारी होता है फिर भी समुद्र में नहीं डूबता। तो मुझे आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बड़े भैया इसलिए पानी का जहाज नहीं तैरता,
सॉरी इसलिए पानी के जहाज नहीं डूबता, इसलिए तैरता है कि इसका यह रीजन है। कमेंट बॉक्स में याद रखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। दोबारा पढ़ेंगे, सरसों का तेल तैरता है, जल से हल्का है, मैंने दिखा दिया आपके लिए, देखो तैर रहा है। मोम तैरता है, जल से हल्का होता है। लोहे की कील डूबती है, जल से भारी होती है। लो मैं सबसे पहले चम्मच ही दिखा देता हूँ, और कोई मेरे पास कील पड़ी थी पास में, वो तो पता नहीं क्या चलेगी। देखो जब इसे डालूंगा तुरंत नीचे पहुंच जाएगी, तुरंत नीचे पहुंच जाएगी, समझ गए। जल से भारी है, ये जो है डूबती है, जो तो मैंने गिलास में करके दिखा दिया है। आप इसका कोई नेगेटिव में नहीं जाए, नहीं तो आप घर पे एक बाल्टी में करके देख लें, ठीक है। मोम डाल के देखें बाल्टी में, तेल डाल के देखें बाल्टी में, ज्यादा तेल नहीं बिगाड़ना, माता जी मारे, हल्का तेल लेना है। तो जैसे मैं लेकर आया छोटी सी डिब्बी में, इस तरह से थोड़ा सा हल्का तेल लें और चेक करके देखना, प्रैक्टिकल कर देखें। जैसे लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, जल से हल्का होता है, ठीक है। तो बढ़िया पड़ा, चलते हैं नेक्स्ट। पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर कैसे, पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। पहले ठोस द्रव गैस पढ़ा था, फिर जल के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। अब करेंगे पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण, कैसे, पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, क्या, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल इत्यादि। अब मेरे प्यारे साथी, मेरे पास है भी, तो मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा आपके लिए, आज प्रैक्टिकल चल रहा है तो, ठीक है। हाँ अभी कांच है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, हल्का हल्का दिख रहा हूँ। ये कांच है, कांच के आर पार मैं पूरा देख पा रहा हूँ, उसके लिए बोर्ड के लिए आराम से। तो क्या है, पारदर्शिता के आधार पर ये वर्गीकरण है। क्या देख पा रहे हैं मुझे आप, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर देख पा रहे हैं तो, यस भैया करके लिखें, ठीक है। तो कांच है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मेरा लेंस लग रहा है, इसके आर पार मैं देख सकता हूँ ना, चश्मा लग रहा है जो मेरा, तो क्या, पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, किसके, इस गुण को जो आर पार देख सकते हैं, इस गुण को कौन सा क्या कहेंगे, पारदर्शिता। किस गुण को, जिसे हम आर पार देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शिता। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अब मैं इसे ले लूं, पेपर, एक तरह से पेपर है, क्या आप मुझे आर पार देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, ठीक है साथी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा, कागज। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज इत्यादि। जैसे कागज, ये रहा लकड़ी का बुरादा मेरे पास है, क्या मुझे देख सकते हैं, अगर ये तो बुरादा ही है, अगर लकड़ी होती तो फिर भी नहीं देख पाते मुझे, ठीक है, नहीं देख पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपारदर्शी। जिसे आर पार देख सकते हैं पारदर्शी, और जिसे आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी, क्या पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। अब लो तेल मेरे पास है, और तो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ तत्काल। ये बोला तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, आपके साथ सामने तेल डालता हूँ, इसमें तेल डाल दिया, देखो। आज प्रैक्टिकली क्लास चल रही है, तो साथ ही प्रैक्टिकल पूरा ही करेंगे। पूरे में ठल लेंगे तेल के लिए। जब इसे इसमें देखेंगे हम, तो जब ये सूख जाएगा साथी, ठीक है, अभी तो गीला है, क्या अभी तो गीला है ये, ठीक है। जब इसे मैं सुखवा लूँ थोड़ा हल्का, जब हम सुखा लेंगे ना इसे, तो इसके आर पार देख सकते हैं। जैसे तेल लगा कागज, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। पेंट लगा कांच तो नहीं है, कागज तो है मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपके लिए सुखा के, देखो साथी, ये है कागज। अब इसके आर पार जब मैं इस पर लाइट मारूंगा, तो इसके आर पार मैं आसानी से देख सकता हूँ क्या लिखा है, ठीक है। जैसे उधर साइड का इधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। ये सूख जाता तो और बेहतर दिखाई देता, ठीक है। जैसे मैं इसमें देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, क्या पहले दिखाई दे रहा तो ऊपर दिखाई दे रहा है, या नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, दिख रहा है साथी, समझे क्या। ये तेल लगा कागज, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, तेल लगा कागज, देखो तेल लगा कागज, लो इस पे लगा दिया मैंने, तेल लगा कागज पे। ऊपर पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ पा रहे हैं, तेल लगा कागज।
अगर सूखा होता तो दूर से दिख जाता, लेकिन गीला है इसलिए दूर से नहीं दिखाई दे रहा। तो आप हरियाणा टीचिंग एकेडमी से जुड़े रहे, साइंस आपकी ऐसी हो जाएगी प्यारे साथी, मस्त एकदम तत्काल। जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, सट्ट जैसा नहीं पेल देंगे आप क्वेश्चन को देखते ही, समझे? तो आप जुड़े रहे बस। क्या बोला? जिसे हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी, जिसे आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी, और जिसे धुंधलापन दिखाई देता है पारभासी। क्या? जिसे धुंधला दिखाई देता है पारभासी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अब कठोरता के आधार पर, क्या कठोरता के आधार पर वर्गीकरण, किसके? कठोरता के आधार पर वर्गीकरण। कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गोंद, स्पंज आदि लीजिए। ठीक है, स्पंज आदि लीजिए, एक एक करके अंगुलियों से दबाएं। क्या? एक एक करके इन्हें अंगुलियों से दबाएं। मेरे पास कांच, रुई वगैरह है, साथ ही रुई नहीं है, मैं दिखाता आपके लिए। दबाएं। कुछ पदार्थ ऐसे आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं। कैसे? ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें मुलायम कहते हैं। चलो इसे दबा के देख लें, लकड़ी का पदार्थ है, इसमें जो है हल्का सा दबाते हैं पिन्नी को, जैसे इस तरह से, तो क्या ये मुलायम पदार्थ है। जैसे अगर कोई और चीज होती तो मैं दिखाता आपके लिए, रुई वगैरह। इस समय रुई मेरे स्टूडियो में नहीं है। लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर, गेंद, स्पंज आदि लीजिए, एक एक करके इनको उंगली से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं। क्या? कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं। जो आसानी से दब जाते हैं उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं, जो दबाने पर नहीं दबते उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। कैसे? जो आसानी से दब जाते हैं उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं, जो आसानी से नहीं दबते उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। कैसे? कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं रूअर की जगह मैं आपके लिए कुर्सी है उसका वो मंगा रहा हूँ, प्यारे साथी, कुर्सी का वो लेके आना जरा, बैठने वाला, वो रखा है, अभी मंगा रहा हूँ आपके लिए, दबा के दिखाता हूँ। उसके बाद लोहे, अब प्लास्टिक है देखो, मुलायम है, हल्की मुलायम है, इसे दबा रहे हैं, हल्की मुलायम है, इसे ले आओ। हाँ, पूरी नहीं, इसके ऊपर की वाली सीट नहीं निकलती है। चलो साथी कोई नहीं, ये निकलेगी नहीं, जो अपनी वाली ले आओ अपने रूम में से, मंगा रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिकल जरूरी है, आप समझें। ठीक है, समझने के लिए आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप हरियाणा टीचिंग एकेडमी से जुड़ रहे हैं अच्छे से, और पढ़ते रहे साइंस मेरे साथ, अखिलेश के साथ साइंस पढ़ते रहे आप। ठीक है, किसके साथ? अखिलेश के साथ। और किस पर? हरियाणा टीचिंग एकेडमी में जुड़े रहे। आपको विज्ञान तो ऐसा ऐसा हटा दूंगा, टेंशन ना लें आप। तो कैसे? जो अंगुली से दबाने से दब जाए उन्हें मुलायम कहते हैं, ये हल्की मुलायम है, समझे? ये उंगली पे दबाने से दब रही है तो मुलायम है, समझे? और मेरा साथी ले आया है, रुई की व्यवस्था तो नहीं हुई है, उसे कुर्सी मिल गई है। अब देखो इसमें लगा हुआ है रुई, जब मैं इसे दबा रहा हूँ ऐसे, देखो इसमें से निकाल लेते हैं थोड़ा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें से देखो अभी रुई निकालते हैं, अब देखो मैंने इसमें से रुई निकाल ली। ठीक है, अब इसे मैं दबाऊंगा उंगलियों से, देखो दब रहा है तो ये मुलायम है, समझे? दब रहा है, नहीं दब रहा तो ये मुलायम है। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको दबा सकता हूँ? उंगलियों से दबा सकता हूँ? नहीं दबा सकता, समझे? क्या मैं इस ढक्कन को दबा सकता हूँ? नहीं दबा पाऊंगा, क्योंकि कठोर है, लेकिन ये मुलायम है। तो क्या ये मुलायम पदार्थ है, और जो अंगुलियों से नहीं दबते वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेरे पास ये स्टैंड है मोबाइल का, इसे मैं उंगलियों से नहीं दबा पाऊंगा, समझे? ये कठोर है। अगर इसे दबा देता तो ये मुलायम होता। कैसा? ये मुलायम होता, समझे? ये चमची लगा लो, चम्मच है, क्या इसे दबा सकते हैं आप? मोड़ सकते हैं, लेकिन दबा नहीं सकते। ऐसे जैसे ये रुई, जैसे रुई है, इसमें और इसमें अंतर है, नहीं है? ये दब नहीं पाएगा, ये दब रहा है आसानी से, तो ये मुलायम है, ये कठोर है, समझे? हाँ, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, कल कहते हैं। अब चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, अब साथ ही चुंबक मेरे पास नहीं है तो प्रैक्टिकल करके दिखाता। ठीक है, चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कैसे? चुंबक जो होती है, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है वह चुंबकीय पदार्थ, और जिन्हें आकर्षित नहीं कर पाती वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं। जैसे लोहा है, लोहे को चुंबक बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है, खींच लेगी अपनी तरफ, लेकिन प्लास्टिक को नहीं खींच पाएगी, तो प्लास्टिक अचुंबकीय है और जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है। तो कैसे? चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय पदार्थ, जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जो चुंबक होती है वो जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेगी
उन्हें चुंबकीय, और जिन पदार्थों को नहीं खींच पाएगी उन्हें अचुंबकीय कहते हैं। जैसे लोहे को तो खींच लेगी लेकिन प्लास्टिक को चुंबक नहीं खींच पाएगी, तो प्लास्टिक है अचुंबकीय और लोहा है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अणु क्या होते हैं? अणु पढ़ते हैं अच्छे से। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान है। कैसे? जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। क्या दोबारा देखेंगे, जो सूक्ष्मतम अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं अणु? सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण, क्या सबसे छोटा कण। ठीक है, अणु। फिर होता है परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन किसी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु, लेकिन परमाणु नहीं रह सकता। कैसे? इसे अच्छे से समझे। जो अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्री स्टेट मूव कर सकता है, लेकिन परमाणु नहीं रह सकता। ठीक है, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। अणु तथा परमाणु को देखना, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। अणु मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते आप। किससे? नग्न आंखों मतलब जैसे मेरी इस समय नंगी आंखें हैं, इन्हें बोलते हैं नग्न आंखें। इनसे मैं नहीं देख सकता, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। जब मैं उस क्या नाम है माइक्रोस्कोप लगाऊंगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा मैं देख सकता हूँ आसानी से। इसके माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें देख सकते हैं। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। क्या? परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। कैसे? जो अणु होता है थोड़ा मोटा और परमाणु होता है छोटा। कैसे? तो परमाणु से मिलकर बनता है अणु। क्या? परमाणु। जैसे प्री और जैसे प्री प्लेयर और प्लेयर और प्री प्लेयर होते हैं। जैसे जो मान प्री प्लेयर होता है प्लेयर, कैसे? एक प्री प्लेयर एक प्लेयर। जैसे परमाणु छोटा अणु, इससे मिलकर बना होता है अणु। परमाणु से बनता है क्या? अणु। कैसे? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। क्या? परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। साथ ही यहीं तक आपका ये चैप्टर है जो है, और यहीं तक था। ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ। इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा कल जल्द ही, और आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। साथ ही अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाते चलें और समझते चलें। और जो मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं एक बार घर प्रैक्टिकल करके देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि हाँ अखिलेश भाई हमने प्रैक्टिकल किए थे और हमें मजा भी आया, और मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही मजेदार तरीके से साइंस को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जुड़े रहें हरी बाबा टीचिंग अकेडमी से। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।